पारस पत्थर पार्ट 2। उस रहस्यमयी पदार्थ को फिलोसोफर स्टोन, दार्शनिक पत्थर, पारस पत्थर आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। भारत, चीन, मिस्र, ग्रीक एवं कई यूरोपीय देशों में सैकड़ों वर्षों तक लोग पूर्ववर्ती मान्यताओं पर यकीन करते हुए पारस पत्थर की खोज में विविध पदार्थों के गुणों को पहचानने की कोशिश में पदार्थ के पृथक्करण, गर्म करने, ठंडा करने, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, पिलाने, निथारने, आसवन, सुखाने जैसी कई गतिविधियां करते थे। कई कीमियागर अपने प्रयोगों के बारे लिखते थे। इनमें रसायन विज्ञान को आसानी से खोजा जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान को कई तरह की जानकारी और सामग्री कीमियागरों ने ही दी है। भारत में कीमियागरी की शुरुआत पहली दूसरी सदी में हुई। धीरे धीरे कीमियागरों के कई दल बना दिए। उस समय कीमियागरी से संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों में सोना बनाने की विविध रासायनिक विधियां दी गई थी। इनमें 8 महारसों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे चांदी से सोना बनाने के लिए पीले गंधक को पलाश की गोंद के रस से शोधित किया जाए, फिर गंधक और चांदी को कंडों की आग पर 3 बार पकाया जाए तो कृत्रिम सोना बन सकता है। इसी तरह तांबे को सोने में बदलने की विधि भी बताई गई है। यहाँ कृत्रिम होने का अर्थ है सोने के रंग जैसी धातु। 8वीं सदी के एक अन्य भारतीय ग्रंथ रस हृदय में 18 रस कर्मों की जानकारी भी दी गई है। इस ग्रंथ में पारे में सोने का रंग पैदा करने की विधियां दी गई हैं। ऐसे ही एक ग्रंथ रसरत्न समुच्चय 13वीं से 15वीं सदी में पारे के दोषों को दूर करने की कई विधियां बताई गई हैं। साथ ही कीमियागरों के उपयोग में आने वाले उपकरणों का विस्तृत वर्णन है। यदि यूरोपीय जगत पर नजर डाली जाए तो 13वीं सदी के अल्केमिस्टों ने अपनी विधियों को चमत्कार की तरह पेश नहीं किया। वह मानते थे कि ये क्रियाएं प्रकृति में सदा चलती रहती हैं। अल्केमिस्ट इन क्रियाओं को प्रयोगशालाओं में दोहराना चाहते थे। इस समय तक लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी थी कि अल्केमिस्टों के पास जो साधन हैं वे सोना बनाने जैसे कामों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह भी माना जाने लगा कि जो कृत्रिम धातु में बनाई गई हैं वे प्राकृतिक धातुओं के समान नहीं थी। जैसे चांदी से बनाई गई सोने जैसी धातु रासायनिक दृष्टि से प्राकृतिक सोने जैसी नहीं थी। यह बात भी धीरे धीरे साफ होने लगी थी कि अल्केमी धातु परिवर्तन नहीं कर सकती, मात्र नकल कर सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी धातु को सफेद या पीला कर उसे चांदी या सोना नहीं बनाया जा सकता। अल्केमिस्टों द्वारा बनाए गए सोने के परीक्षण में यह पाया गया कि यह कृत्रिम सोना 6-7 बार आग पर गर्म करने के बाद सोने जैसा दिखना भी बंद हो जाता है। अल्केमी के इतिहास में 16वीं सदी में एक नया मोड़ आता है जब ज्यूरिख निवासी पैरासेल्सस ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य सोना बनाना नहीं है। वह इंसानी शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए दवाइयाँ बनाना चाहता है। पैरासेल्सस यह मानता था कि अल्केमी का प्रमुख लक्ष्य दवाओं को तैयार करने की विधियों की खोज होना चाहिए। उसका यह भी कहना था कि हो सकता है अल्केमी से सोना बनाना भी मुमकिन हो, लेकिन यह एक लक्ष्य होना चाहिए। इस घोषणा के बाद अल्केमी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जिसमें रसायन की खोजों से चिकित्सा में सहयोग लिया जाने लगा। पदार्थों के गुण और मानव शरीर पर उनके प्रभावों के अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। 20वीं सदी में 19वीं और 20वीं सदी में पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाने लगा। तत्वों की खोज, आवर्त तालिका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अंतिम सिक्का। अल्केमी काफी खर्चीला काम था। यदि सोना बनाने के इस काम के लिए राजकीय या किसी धनी व्यक्ति ने वित्तीय सहायता दी हो तब तो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन अधिकांश अल्केमिस्ट अपनी पूंजी लगाकर साधारण धातु से सोना बनाने के लिए अपनी सारी उम्र घिस देते थे। यहाँ एक मध्यकालीन अल्केमिस्ट और उसकी दुखी पत्नी को दिखाया गया है। अल्केमिस्ट ने अपनी सारी पूंजी इस खोज में लगा दी। फिर पत्नी के पास मौजूद सोने के सिक्कों की बारी आई। पत्नी अपने पास का आखिरी सोने का सिक्का दे दिया था। जमीन पर पड़ा खाली बटुआ भी दिखाई दे रहा है। हम सिक्के को गंवाने का दुख उसके चेहरे पर देखा जा सकता है और अल्केमिस्ट शायद उसे दिलासा दे रहे हैं। उस दौर में अल्केमिस्टों की फटेहाल बीवियों और भूखे बच्चों की कई बात सुनने को मिलती है। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई। अल्फा, बीटा, गामा कणों के बारे में विस्तार से जानकारियां मिली। पदार्थों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद कीमियागरों की सोना बनाने की क्षमताओं पर किसी को यकीन नहीं रहा। 20वीं सदी में रेडियो सक्रिय तत्वों के अध्ययन के साथ यह बात समझ में आई कि किसी तत्व के नाभिक से अल्फा कणों के बाहर निकल जाने से एक नया तत्व निर्मित होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम जिसमें 92 प्रोटॉन होते हैं, उसके नाभिक में से एक अल्फा कण निकल जाए तो यूरेनियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं, यानी अब 90 प्रोटॉन बच जाते हैं और यूरेनियम थोरियम में तब्दील हो जाता है। इस थोरियम के नाभिक में 90 प्रोटॉन और 144 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह बीटा कणों के बाहर निकलने से भी नया तत्व बनता है। एक तत्व से दूसरे तत्व के बनने को ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं।
प्रकृति में भी यह क्रिया चलती रहती है, लेकिन धीमी गति से। तो दोस्तों, ये थी पारस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी इस वीडियो का पार्ट 3 भी आने वाला है, जो कि आपको कल की वीडियो की देखने में को मिलेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। धन्यवाद।